हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि किसी वायर की वजह से होगी। दो सेक्शन में हम इस आर्टिकल को आज करने जा रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन में हम पॉइंट को आउटसाइड द वायर कंसिडर करेंगे और सेकंड सेक्शन में हम उसी पॉइंट को वायर के अंदर ले आएंगे और दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सबसे पहला जो हम करने जा रहे हैं वो है व्हेन पॉइंट लाई आउटसाइड द मटेरियल ऑफ वायर। साथ साथ नोट कर लें आप, व्हेन पॉइंट लाइन आउटसाइड द मटेरियल ऑफ वायर। देखिए, एक वायर हमने कंसीडर की। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा डायमीटर बड़ा ले लेते हैं वायर का। ये कंप्लीट एक वायर है। सेंट्रल जो एक्सिस लाइन है वो ये है वायर की और रेडियस हमने कंसीडर कर ली कि लेट ए इज द रेडियस ऑफ वायर। ठीक है, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इतनी वाइड जो है वो वायर को लिया है ताकि आप सारी चीजें अच्छे से समझ सको। ये एक्सिस है जो वायर की सेंटर में से पास हो रही है और ये है रेडियस। डायमीटर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा हमारे पास। ये रेडियस है वायर की। एक पॉइंट P हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ आउटसाइड, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करनी है। बट as we are doing the Ampere circuital law application, we know that Ampere circuital law is valid only for closed path। आपको closed path करना होगा तभी तो आप उसका closed line integral निकाल पाओगे। तो P अभी closed path में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, जो कंसेंट्रिक रिंग्स होंगी सराउंडिंग में, उनमें से एक ऐसे रिंग कंसिडर कर लेते हैं जिसके ऊपर P पॉइंट लाई करता हो। तो हमने एक रिंग कंसिडर की और P पॉइंट उस रिंग के ऊपर आ गया। अब ये क्लोज पाथ हो गया है और जिसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है R। और ये आपको क्लियरली पता लग रहा है कि R इज ग्रेटर देन A, कि जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो वायर की रेडियस से जो है हमारे पास क्या है, बड़ा है। वो क्लियर दिखाई दे रहा है। अब हम लिख सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में कि कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस a, कंसीडर अ लॉन्ग ऑफ रेडियस a, let P is the point of observation at distance r, point of observation at distance r। और ये आपको पता है कि r जो है वो a से यहाँ पर हमारे पास बड़ा है। अगर I करंट है जो फ्लो हो रहा है वायर में से, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लिख लीजिए आप यहाँ पे I में भी हमने कोई मेंशन नहीं किया, ये डायरेक्शन दिखा देते हैं I की हमारे पास। इफ I is the कैपिटल I इसको मान लेते हैं, is the current flowing through wire, then according to एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला है, B dl is equals to म्यू नॉट I। ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा। अब B और dl अगर आप छोटी सी लेंथ कंसीडर करोगे इस पाथ की, तो आपको पता है B की डायरेक्शन ये है और लेंथ की डायरेक्शन भी सेम होगी। ये चीज हम तीसरी चौथी बार इस यूनिट में करने जा रहे हैं। तो जब डॉट हटाओगे तो आपको पता है cos थीटा आएगा, थीटा 0 हो जाएगा बिकॉज B एंड dl बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो cos 0 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो B dl और इंटीग्रेशन का साइन dl के साथ आ जाएगा।
क्योंकि बी तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म फील्ड आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अब डीएल कितना होगा, अगर आपने छोटा सा पार्ट को डीएल माना है तो जब इसको कंप्लीट आप इंटीग्रेट करोगे तो पूरा सरकमफ्रेंस आपके पास आएगा 2 पाई आर। तो यहाँ आ गया आपके पास 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एंड बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। थर्ड टाइम हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं इसी चैप्टर में। सबसे पहले किया था आपने बायोट-सैवर्ट लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में, फिर आपने इसको यूज किया एम्पियर सर्किट लॉ प्रूफ करने में, और फिर एम्पियर सर्किट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपने इसको निकाल कर भी दिखाया, और अब थर्ड एप्लीकेशन में अगेन यही फॉर्मूला हमारे पास आया है। कब, जब आपने वायर ली है। तो पहली एप्लीकेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है। डिफरेंस है कि आपने फर्स्ट में लाइन कंडक्टर लिया था और यहाँ हमने वायर ढूंढी है। ठीक है, लाइन कंडक्टर की विड्थ हम उतनी ज्यादा कंसीडर नहीं कर सकते जितनी विड्थ आप किसी एक वायर की कंसीडर कर सकते हो। लाइन कंडक्टर के अंदर पॉइंट चार्ज, लाइन कंडक्टर के अंदर पॉइंट P को कंसीडर नहीं किया जा सकता, लेकिन वायर के अंदर पॉइंट P को कंसीडर किया जा सकता है, जो हम अभी नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। ये डिफरेंस रहेगा। आंसर सेम है दोनों का, क्योंकि अब जब पॉइंट P बाहर है तो ये वायर भी ऐसे ही बिहेव कर रही है जैसे कि एक लाइन करंट कंडक्टर बिहेव करता है, कि किसी लाइन करंट कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड तब थी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स अराउंड द कंडक्टर, वही मैग्नेटिक फील्ड अब भी है आपके पास। अब सेकंड स्टेप ले रहे हैं हम इसका। सेकंड केस कह सकते हो, पॉइंट लाई इनसाइड द मटेरियल ऑफ वायर। Point lie inside the material of wire अब ये पॉइंट जो है वो वायर के अंदर आ चुका है। अब ये पॉइंट मान लो यहां पर है P। अगेन हमें एक क्लोज पाथ इसके अराउंड कंसीडर करेंगे। तो अब जो ये इतना बड़ा हमने पाथ लिया था, अब इसको थोड़ा सा छोटा हम अंदर कंसीडर कर लेते हैं। पाथ इसलिए कंसीडर करना जरूरी है क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ में इंटीग्रेशन हो रहा है। जब तक आप कोई छोटा सा पाथ करके उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो हम फिर ACL लॉ लगाएंगे कैसे। अब जो पहले रेडियस इतनी थी, अब वो रेडियस यहां तक हो गई है R। सेकंड केस की बात करते हैं हम। पहले केस में R ग्रेटर देन A था, सेकंड केस में R लेस देन A हो गया। A ज्यादा हो गई, R की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई आपके पास। तो आप लिख सकते हो इसमें, नाउ अगेन वी कंसीडर अ लूप, अगेन वी कंसीडर अ लूप, अगेन वी कंसीडर अ लूप ऑफ radius R such that R is less than A। अब जो है R जो है वो A से क्या है, कम। अब जो बात आपको यहाँ समझने वाली है वो ये है कि as wire is of uniform area of cross section, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीनिंग है कि वायर की जो मोटाई है वो हर पार्ट पर सेम है, and a uniform or constant amount of current is flowing through it। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि इस वायर को इतने से इतना कर दो तो करंट कितना हो जाएगा। तो जब वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर इसकी विड्थ को इतनी कर दूं तो करंट जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। यही है ना, वायर की मोटाई आपने पढ़ा हुआ है, जितनी ज्यादा मोटाई उतना ज्यादा करंट। लेकिन अगर करंट फिक्स कर दे और मोटाई भी फिक्स है तो अब अगर आप उसी की मोटाई को कम कर दोगे तो उसमें से करंट भी कम हो जाएगा। ये बात बताने का हमारा जो मीनिंग है वो ये है कि अगर इतना प्रपोर्शन में मानूं इस वायर का एज कंपेयर्स टू कंप्लीट वर्क, तो अगर इस कंप्लीट में से 100% करंट फ्लो हो रहा है तो उसी का कुछ प्रपोर्शन तो इसमें से फ्लो होगा। अगर ये आधी रेडियस है पूरी इसके मुकाबले तो यानी कि इसमें से 50% जाएगा।
जाएगा? होगा तो इसी के फ्रैक्शन, जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वो टोटल किसका फ्रैक्शन होगा? इस पूरे करंट का। अब वो चाहे 50% है, चाहे 40% है, चाहे 60% है, वो डिपेंड करता है कि आपने आर कितना लिया है। ए का एग्जैक्ट आधा है तो हाफ फ्रैक्शन आ जाएगा, ए के आधे से कम ज्यादा है तो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? कम ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बात इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए आप कि एज करंट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, एज करंट इज uniformly distributed throughout the wire, then total current I through wire of area pi r square is fraction of total current, fraction of total current capital I through area pi a square। ये है कंप्लीट एरिया। ए रेडियस वायर की है तो पाई आर स्क्वायर इसका कंप्लीट एरिया हुआ, जितना करंट उसमें से पास हो रहा है और जितना करंट इस एरिया में से पास हो रहा है पाई आर स्क्वायर में से, दोनों एक दूसरे के फ्रैक्शन में होंगे। कि अगर ये 100% है तो ये इसी का ही या तो 30% होगा या 40 होगा या 50 होगा, क्योंकि पॉइंट इज लाई इनसाइड द वायर। तो अब हमें सिर्फ उसी चीज को मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना है कि I अपॉन में I इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई ए स्क्वायर। हमने फ्रैक्शन ले लिया, उसका वैल्यू हमें यहाँ पर I की निकालनी है, क्योंकि बायो सेवर्ट लॉ में तो वो करंट आपको पुट करना है जो इस पार्ट में से फ्लो हो रहा है। तो I की वैल्यू पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इनटू कैपिटल I। देन अकॉर्डिंग टू ACL एम्पियर सर्किटल लॉ, V dN म्यू नॉट I। ये स्मॉल I यही इसलिए ली, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। बच्चे का जी टोटल I क्यों नहीं ली? क्योंकि ये dN क्या है? ये इसकी लेंथ है, हम इसको टोटल करने जा रहे हैं। जब इसको टोटल करेंगे तो फिर करंट भी तो इसी वाला लिया जाएगा। तो ये dN उसी की लेंथ और उसी में से करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है। अब dN तो आपको पता है टोटल कितना आएगा, 2 पाई r, और I की वैल्यू आपने क्या निकाली? r स्क्वायर a स्क्वायर इनटू I। तो अब क्या रह गया? V की वैल्यू निकालनी है आपको, म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन में आ गया 2 पाई r a स्क्वायर, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आ गया म्यू नॉट I r अपॉन में 2 पाई a स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपके पास उस मैग्नेटिक फील्ड का जो लग रही है जब आपने पॉइंट को वायर के मटेरियल के अंदर कंसीडर किया। जब ये पॉइंट बाहर था तो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा था ये वायर जैसे कोई लाइन कंडक्टर आपने ले लिया हो, लेकिन जब हमने इस पॉइंट को अंदर ले लिया तो फिर जब आपने ACL लगाया है तो उसमें फिर हमने करंट का प्रोपोर्शन मानना पड़ा हमें कि टोटल में से जितना करंट जा रहा है तो उसके थोड़े से पार्ट को अगर आप कंसीडर करोगे तो उस टोटल के करंट के फ्रैक्शन के ही इक्वल आएगा वो। अगर आपने बिल्कुल आधा पार्ट कंसीडर कर लिया तो 50% हो जाएगा फ्रैक्शन में, 25% किया तो 25 हो जाएगा, 75 किया तो 75 हो जाएगा, पर रहेगा तो उसके फ्रैक्शन में ही। उसी चीज का हमने यूज उठाया और उनके फ्रैक्शन से एक इक्वेशन बना के हमने उस छोटे पोर्शन के करंट की वैल्यू निकाली और उसे ACL लॉ में पुट करके हमने उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी जो कि पॉइंट P पर है जब वो मटेरियल के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, क्योंकि पूरा चैप्टर जो आपने थर्ड का किया है उसमें सारे फॉर्मूले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये सबसे अलग फॉर्मूला आपके पास आया जहां पर दो डिस्टेंस है, दो रेडियस है, एक है R और एक है A।
ये आपको क्लियर रखना है कि आर रेडियस तो उस पॉइंट पी के लूप की है और ए रेडियस जो है वो वायर की है। अगर ये चीजें कंफ्यूज होंगी तो न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा, वहां आपके पास जो है फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसको रिवाइज कर लेना है। आज थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हमारा ओवर हो रहा है।